हिंसक युद्ध की तरह हुए पश्चिम बंगाल चुनाव में विजय पाने के बाद ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं। ममता ने राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी विपक्षी दलों से साथ आने की अपील भी की थी। साथ ही जीत हासिल करने के बाद दिल्ली पर धावा बोलने की भी बात कही थी। हर दिन विधानसभा से लेकर अदालत और सड़क तक सभी जगह ममता बीजेपी से मोर्चा ले रही है। ऐसे में अब बीजेपी के खिलाफ वो एक राष्ट्रीय महाजोत बनाने की तैयारी में ममता इस काम के लिए पूरे मानसून सत्र के दौरान दिल्ली में ही रुकने के लिए आ रही है। इस दौरान वो शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव समेत कुछ अन्य नेताओं से भी बैठकें करेंगे। ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में गांधी परिवार से मुलाकात की। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा वर्चुअल माध्यम से सोनिया गांधी भी जुड़ी हुई। ऐसा बहुत कम ही होता है जब सोनिया खुद ऐसी मीटिंग में शामिल होती है। समझा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी संगठन और रणनीति को लेकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर प्रेजेंटेशन भी दिया है। बदले में पीके को औपचारिक तौर पर कांग्रेस से जुड़ने का प्रस्ताव भी दे दिया गया। अटकलें हैं कि उन्हें 5 राज्यों के चुनावी रणनीति से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। समझा जा रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर प्रशांत किशोर के माध्यम से प्रयास तेज हो गए हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर 3 हफ्तों के भीतर शरद पवार से भी 2 बार लंबी बैठकें कर चुके हैं। ममता का विपक्षी एकता से जुड़ा बयान और उनकी दिल्ली दौरे को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। समझा जा रहा है कि विपक्ष 2022 के राष्ट्रपति पद के चुनाव से ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का मन बना रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर की गांधी परिवार से मुलाकात के बाद खबरें उड़ी थी कि शरद पवार को विपक्ष के साझा उम्मीदवार बनाने पर चर्चा हुई है, लेकिन शरद पवार ने देर किए बगैर इस खबर का खंडन कर दिया। जाहिर है कि पावर पॉलिटिक्स के पुरोधा शरद पवार अभी अपनी इनिंग डिक्लेयर करने के मूड में नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 200 से सीटों पर मिली जीत से ममता की महत्वाकांक्षा को नए पंख मिल गए। ऐसे में विपक्ष के नेताओं की निजी महत्वाकांक्षा ही विपक्षी एकता की राह में पहली अड़चन है। वहीं कांग्रेस की विपक्षी एकता में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। उसे मालूम है कि पार्टी की मौजूदा कमजोर हालत में वो सौदेबाजी की हालत में नहीं है। न ही वो ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी ने पहले से ही हार मानी और गठबंधन राजनीति की बैसाखियों पर अपनी राजनीति करने के लिए मजबूर हो गई है। इधर बीजेपी से नाराज पूर्व वित्त मंत्री और हाल में टीएमसी में शामिल हुए पार्टी उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस को आगे आने को कहा है और आम सहमति से नेता चुनने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन मसला इतना आसान नहीं जितना नजर आ रहा है। 2012 में प्रशांत किशोर ने टीम राहुल के जरिए ही अपने नए तरीके के करियर की शुरुआत की। अगले ही साल वो नरेंद्र मोदी की टीम के सबसे अहम हिस्से बन गए। ऐसे में कांग्रेस में उनके संदेह की नजरों से देखा जाता है। यही संदेह 2017 में यूपी चुनाव की रणनीति बनाने के काम के दौरान मतभेद का कारण बनी। कांग्रेस उन्हें पूरी तरह से फ्री हैंड देने में हिचक रही थी, लिहाजा पीके को काम छोड़ना पड़ा। राहुल गांधी तो पहले से ही उन्हें बहुत महत्व देने के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन प्रियंका गांधी से पीके के रिश्ते बराबर बने। समस्या ये है कि मोदी के सहयोगी के पृष्ठभूमि वाले शख्स को गांधी परिवार पूरी पार्टी की रणनीति बनाने में मुलाहार कैसे दे सकती है, लेकिन उनकी व्यावसायिक योग्यता के इस्तेमाल से पार्टी को गुरेज नहीं है। ऐसे में देखना ये है कि दूध के जले पीके क्या दोबारा यूपी की चुनावी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी संभालने को तैयार होंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करो या मरो का सवाल बन गए और यूपी चुनाव से ही विपक्षी एकता में कांग्रेस की स्थिति तय हो जाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी और शरद पवार की तरफ से विपक्षी एकता के फॉर्मूले पर कांग्रेस चुनाव से पहले बहुत ठोस राय चुनाव के बाद ही कायम कर पाई, लेकिन महामारी, महंगाई, मंदी, बीमारी और बेरोजगारी के हालात में ममता और शरद पवार के सक्रिय होने से मोदी सरकार और बीजेपी पर दबाव बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।